मुझे खुशी हो रही कि मैं यहाँ पर एक बार वोट मांगने के लिए और हमारे डेलीगेट्स को मिलने के लिए आया था, तो आप सबकी मुलाकात हो गई थी। आज फिर एक ही महीने में फिर चुनाव के दौरान मैं फिर आपका दर्शन ले रहा हूं और ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव में प्रचार करना और इसके लिए तो हमारे हिंदुस्तान के कोने कोने से हमारे कार्यकर्ता लीडर्स हर जगह बैठे हैं। उसमें ज्यादा मैं वक्त गुमाना नहीं चाहता, लेकिन ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण बन गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ओर से इतना गलत प्रचार कांग्रेस के खिलाफ, हमारे कार्यक्रमों के खिलाफ, हमारे नेताओं के खिलाफ बहुत सी बातें यहाँ कही जा रही है। लेकिन ये चुनाव हमारे नेता यहाँ नहीं लड़ रहे। ये चुनाव तो गुजरात के जनता का चुनाव है और गुजरात की जनता इतनी इंटेलिजेंट है, सारे देश को मार्गदर्शन करने वाले लोग गुजरात में हैं। उनको चाहे किसी में भी हो, स्किल डेवलपमेंट अब आया होगा, लेकिन सबसे ज्यादा स्किल अगर कहीं है तो गुजरात में है। तो इसीलिए तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये फैल गए हैं और हर जगह वो काम करते हैं अपने अनुसार, वो पद भी पाते हैं और हर जगह वो आज बिजनेस में भी छाए हुए हैं, प्रोफेशन में भी छाए हुए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसके पहले भी छाए हुए आज भी हैं। तो ये सारी चीजें गुजरात में आपको मिले, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, इस पूज्य महात्मा गांधी जी के राज्य में यूं तो वो दुनिया के बादशाह है महात्मा गांधी जी, उनके लिए मैं सीमित नहीं करना, यूं तो वो दुनिया के बादशाह है महात्मा गांधी जी, उनके लिए मैं सीमित नहीं करना चाहता हूं सिर्फ गुजरात के लिए। और वैसा ही वल्लभ भाई पटेल जी, लेकिन चंद लोग बार बार उन्हीं का नाम लेकर कांग्रेस पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। और आज मुझे पता चला कि इस चुनाव में गुजरात की जनता कांग्रेस के फेवर में निर्णय ले रही है, इसका अंदाजा बीजेपी को लगा है। इसीलिए तो बीजेपी के नेता वार्ड वार्ड फिर रहे, राष्ट्रीय नेता। मैं किसी अगर गुजरात का इलेक्शन में सहज है
यहाँ के प्रदेश प्रेसिडेंट, यहाँ के चीफ मिनिस्टर और भी नेता घूमते हैं तो मुझे मालूम नहीं। और 27 साल के बाद आपको ये जरूरी हो रहा है कि खुद प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, 4-5 चीफ मिनिस्टर्स ये सब आकर यहाँ भड़काऊ भाषण देकर लोगों को गुमराह कर रहे। क्या जरूरत पड़ी? कुछ ना कुछ होगा ना। जब आदमी में डर पैदा होता है तो नेचुरली इसको कैसा संभालना, इसके लिए हर जगह आज घूम रहे हैं। और वो वोट मांगते वक्त भी यही कहते हैं कि भाइयों और बहनों, मेरा काम देखकर मेरे नाम से वोट दो। अपने पार्टी का नहीं पूछते हो, अपने वर्कर का नाम पूछते, मोदी का नाम, मोदी के लिए आप वोट दो। मोदी ने गुजरात बनाया, क्या इससे पहले गुजरात जो बनाने के लिए बहुत से हमारे सीनियर नेता कांग्रेस पार्टी के या दूसरे पार्टी के भी हो सकते हैं, मोरारजी देसाई से लेकर बहुत से नेता लोग और कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर्स भी, वो कुछ भी नहीं किया, सब कुछ अभी हो रहा है। मैं ये पूछना चाहता, अब ये ठीक है, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ठीक नहीं है तो उसके बारे में आप बोल दो, लेकिन पिछले कांग्रेस के सरकार में जो भी चीफ मिनिस्टर थे, जो भी इस देश के लड़ाई में सरदार थे, आगे थे, लड़े, अपना प्राण दिए, उनके बारे में आप यही बात कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। यह तो आपका उनका कॉमन डायलॉग है, जुमला। हाँ, जुमले तो बहुत है, लेकिन ये एक उनका हर जगह हर भाषण में ये कहते हैं। और मेरा ये कहना, किसी ने बनाया है, वो कांग्रेस ने बनाया है, उसका फल आप भोगते हैं। हमारे लोग सूली पे चढ़े, 10-10 साल 20-20 साल जेलों में रहे, घर बार छोड़े, यूनिवर्सिटी छोड़े, स्कूल्स छोड़े, छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ के इस देश को आजादी दिलाए। उसका जिक्र आप कभी कहीं नहीं करते, उसका फल तो आप खा रहे हो, उसका फल तो आपको मिल रहा है, लेकिन आप उन पार्टी को बार बार वही कहते हैं। तो इसीलिए मैं यही कह रहा हूं, ये इलेक्शन महत्वपूर्ण है, क्योंकि खुद मोदी जी, शाह जी सभी परेशान हैं। उसीलिए उन्होंने अपने पूरे हिंदुस्तान की फौज बीजेपी की सिर्फ गुजरात में लगा दी, और हमारे लोग गांव-गांव में, बूथ पे, सिटी में लड़ रहे हैं। उनको खैर आज रिसोर्सेस भी बहुत मिले हैं और उसका खूब फायदा उठा के उन्होंने उसका लाभ भी ले रहे हैं, लेकिन दूसरों का मजाक उड़ाना और दूसरों के बारे में गलत बातें बताना ये ठीक नहीं है। आप गुजरात के लिए क्या करने वाले हो, आपकी यहाँ की सरकार बोलेगी, लोग उसको रेस्पॉन्ड करेंगे। आप तो खूब बोले पहले, एक बार मोदी को चांस दो। भाई आपको तो 13.5 साल यहाँ चांस मिला, 8 साल देश के प्रधानमंत्री, 9 साल देश के प्रधानमंत्री हो, तो आप ही के कम से कम 25-26 साल हो गए। कांग्रेस पार्टी सिर्फ हुकूमत में रही 55 साल।
राजीव गांधी जी के बाद या नरसिंह जी के बाद हमारा पूरा गिनती अगर आप कर लेंगे 55-60 साल हो जाएगा। अरे यार, तो 27 साल से आप बैठे हैं। आप वो हमेशा कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, वो खुद ही कहते हैं मैं डबल इंजन लगा रहा हूं। तो ये इंजन वहां की है, एक इंजन यहाँ की है। तो मैं बहुत परसों को ही पूछे, क्योंकि थोड़े दिन मैं रेलवे मिनिस्टर भी था, तो उस वक्त मैंने बरोच में थोड़ा एक रेलवे का काम करके दिया। फिर यहाँ पर एक हॉस्पिटल 160 करोड़ का दिया। फिर वहां पर इंडस्ट्रियल स्टेट में वडोदरा में वहां पर भी एक हॉस्पिटल मैंने दिया। छोटी काम हमको जितना होता है हम बोले नहीं, कभी उसका प्रचार भी नहीं लिए। और हमारे कांग्रेस के जितने स्पोक्स पर्सन है, नेता है, उनको भी मालूम नहीं। हजारों करोड़ रुपए दिए हमने। कभी हमने ये नहीं बोला मैंने किया, ये कभी नहीं बोले। अरे वो हमने किया, देश बनाने का काम तो सबका है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं और आज भी वोट पूछते हैं तो मुझे दो, कैंडिडेट कैसा भी रहने दो। अगर आपका सब कुछ ठीक है, आप बहुत काम किए, देश में गुजरात मॉडल की बात बहुत करते हैं, तो गुजरात मॉडल की बात आप करो। ठीक है कि जब आपको फायदा होता है तो आप करते रहो, लेकिन गुजरात मॉडल में क्या है, 5 लाख वैकेंसीज हैं यहां सरकारी नौकरियों में। 28,000 टीचर के नौकरियां खाली हैं। और कर्जा इतना बढ़ रहा है। कांग्रेस के जमाने में जब हम छोड़े तो उस वक्त सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए कर्जा छोड़ के हमारे ऊपर था। आज पहले के आंकड़े के अनुसार 3,40,000 या कुछ है। अब तो ये साल 2022-23 में वो 4,60,000 रुपए बनने जा रहा है। करोड़ 4,60,000 करोड़ बनने जा रहा है। 10,000 करोड़ डेट था। तो टीका टिप्पणी करके आपने बहुत कुछ बोला, फिर इसको कौन जिम्मेदार है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मैं पूछना चाहता हूं। एक दूसरा मॉडल इनका, कोविड के वक्त 3-4 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। आप उसको छुपाते रहे और आपके मॉडल के जो चीफ मिनिस्टर थे वो कोई काम नहीं किए। ये जब आपके ध्यान में आया तब आप यहां बदलाव लाने के बजाय चीफ मिनिस्टर को बदलते गए। 6 साल में कितने चीफ मिनिस्टर बदले? 3 चीफ मिनिस्टर। अब इन्हों तो 13.5 और 8 कितने साल हो गए, इन्होंने बदले। लेकिन यहां 6 साल में 3 चीफ मिनिस्टर बदले। यानी 3 चीफ मिनिस्टर जब बदलते हो तो इसका मतलब है आप यहां कुछ काम नहीं किए, नहीं तो बदलने का सवाल नहीं था। और कोविड का समर्पक काम नहीं हुआ, इससे यही दर्शाता है। तो ये जो इनके मॉडल्स है, और टीचर की भर्ती नहीं, क्लासरूम्स नहीं है, नए मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के, क्योंकि गरीबों को फायदा किससे होता है? सरकारी स्कूलों से।
सरकार जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में पंचवार्षिक योजनाएं बनाकर उन्होंने हर जगह स्कूल खोले, प्राइमरी स्कूल्स, हाई स्कूल्स किए, एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन, IIT, ये सब बना के देश को बनाए हो, फिर उन पे टीका करते हो। तो मैं वो छोड़ देता हूं, वो टीका करने का उनका आदत है, और चंद लोग आदत से मजबूर होते हैं। तो उसमें से एक हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो हमेशा बोलते रहते, बोलने दो, हमको तो अपना काम करना है, करते रहे। तो ये जो आज लोग यहाँ तंग आ चुके हैं। तीसरी बात, इन्फ्लेशन। क्या गुजरात में दिल्ली को कंपेयर करे, बम्बई को कंपेयर करे, कानपुर करे, राजस्थान करे, या अपना इंदौर करे, बेंगलोर करे, चेन्नई करे, या कितने भी जो स्टेट में शेयर्स हैं या लोग वहां कंज्यूमर्स आइटम है, इन्फ्लेशन में क्या उन्होंने यहां पर कम कर दिया? अरे अगर कोई सामान किसी और जगह, दिल्ली में, इंदौर में, अगर जयपुर में कम में मिलती है किसी को, वहां पर 100 रुपए का सामान लेकर कोई खरीदता है, तो यहां उसको 120 रुपए देना पड़ता है। इतनी महंगी हो गई है। वो खुद के स्टेट में आप तो क्रेडिट तो ले रहे, मैं बनाया, वो कर रहे, लेकिन गरीबों को आप तंग और तबाह कर रहे हो। और यहां पर इतना ही नहीं, पूरे देश में GST लगा दिए। किन किन चीजों पे लगाए? आप दूध पे लगा दिए, आप पेंसिल पे लगा दिए, बच्चों के रबर इसमें लगा दिए। औषध तो दिन पे दिन उसके दाम बढ़ रहे हैं, और उसको भी आपने किया। तो GST भी आपने खूब लगाया, और ये लोगों को बता रहे मैं बहुत कुछ काम किया, मेरे वजह से सब संपन्न हो गए। कौन संपन्न? किसको? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, GDP गिर रही है, रुपए का मूल्य गिर रहा है डॉलर के मुकाबले में। आप इन्वेस्टमेंट की खूब बातें करते, मेरे पास आंकड़ा है, लेकिन मैं वो बोलते गया तो ये एक डिबेट हो जाएगी। आपका इन्वेस्टमेंट के वायदे आए, लेकिन एक्चुअल में आपके हाथ में मिला कितना, या इन्वेस्ट कितना हुआ इस राज्य में, वो आप देखिए निकाल के, घटते गया। अगर आप यहां अच्छा गवर्नेंस करते हैं, या छोटे मोटे व्यापारियों को मदद करते, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को मदद करते, तो नेचुरली आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा आता था, और छोटे मोटे व्यापारी या खुश है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले खुश है, उनको भी आप खत्म कर दिया। तो यहां तो लाखों में है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो ऐसी चीजें सबको बर्बाद करके किसी को भी नहीं छोड़ा, महिलाओं को छोड़ा नहीं, बच्चों को नहीं छोड़ा, सामान्य जनता को नहीं छोड़ा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वालों को नहीं छोड़ा। ये काम एक तरफ आप करते आ रहे हैं। दूसरे तरफ चुने हुए सरकारों को, इलेक्टेड गवर्नमेंट को, जनता के सपोर्ट से आए हुए सरकार को आप गिराते जा रहे हो। बात तो डेमोक्रेसी की करते हैं, लोकतंत्र में ऐसा होता है। अरे ये लोकतंत्र में ये कहा गया है, संविधान में कहीं लिखा गया है कि कल के दिन मोदी साहब अगर आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे,
उनके बीजेपी सरकार बनाने के लिए लोगों की कमी होगी तो वो खरीद सकते हैं, ऐसा कहीं लिखा है? या किसी को आपको गवर्नर बनाएंगे, आपके बेटे को फलाना बनाएंगे। अरे जो लोग कलंकित है समझकर आपने केस डाला, ईडी की केस, इनकम टैक्स की केस, सीवीसी की केस और कौन से कानून है ना, सब आपने डाल के उन लोगों को, चंद लोगों को कलंकित किया, चंद एमएलएस को, चंद एमपीज को, चंद राज्यसभा मेंबर्स को। लेकिन जब आपके पार्टी में जब ज्वाइन हो गए, वो जैसा कि बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन में डाल के वो क्लीन हो गए। ये कलंकित यहां थे, वहां जाते ही वो पूरे स्वच्छ बन गया। इतना बड़ा वॉशिंग मशीन हमारे मोदी साहब ने खरीदा है अपने लिए, अपने पार्टी के लिए। और दूसरों करप्ट है वो लोग, ये करप्ट है। अरे यहां तो करप्शन और भी बड़ा, व्यवहार के नाम से करप्शन। C2 क्या है? 2C। तो आपका तो यहाँ पहले अपना चेहरा आईने में पहले आप देखो, उसके बाद दूसरों की बात करो। तो इसलिए दोस्तों ये इलेक्शन इसलिए महत्व का है, लोग जागृत हो चुके हैं और मन बना चुके हैं सरकार बदलना, और एक चांस कांग्रेस को देने के लिए लोग तैयार हो गए। हो सकता है हमारे वोटर्स थोड़े इनविजिबल होंगे, ये बहुत दफा ऐसा होता है। मैं जब 78 का इलेक्शन लड़ रहा था, उस वक्त यहाँ सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, यानी सॉरी जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी। तो लोग डरे हुए थे कि ये कुछ ये हो। तब उस वक्त क्या होता था कि भीड़ कम आती थी भाषण। तब देवराज अरस हमारे चीफ मिनिस्टर थे, उनको पूछा गया भाई भीड़ ही नहीं जम रहा आपका। तब उन्होंने कहा कि मेरे वोटर्स इनविजिबल है, वो दिख रहे नहीं, लेकिन जीत मेरी है। वो मैं भी एमएलए था, उसको सेकेंड टाइम एमएलए के लिए कंटेस्ट किया। तो हमने जो 1972 और 71 पार्लियामेंट में जो सीटें जीती थी, उसमें जो हमारा मार्जिन था उससे भी 10-20 हजार 25 हजार मार्जिन भी बढ़ी, हमारे 20-25 सीट भी बढ़े। तो वैसा माहौल मुझे दिख रहा है। वोटर्स इनविजिबल है और आज इधर देख रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा साइलेंट वोटर हमारे साथ है। वो कोशिश हमारी भी चल रही है। तो इसीलिए इस घबराहट में मोदी साहब, शाह साहब, 4 चीफ मिनिस्टर्स, सैकड़ों मिनिस्टर्स यहाँ लगे हुए हैं, नहीं तो इतना नहीं फिरते थे। तो ये बात है। तो इसलिए मैं और यही कहूंगा कि वाले आने के बाद तो अभी राहुल गांधी जी खुद यहाँ पर आकर गए हैं और हम हमारे पार्टी के यहाँ के स्थलीय जो लोकल लीडर्स है और हमारा जो इलेक्शन प्रणाली या मैनिफेस्टो, उसमें हमने कहा कि 500 रुपए पहले बोलते थे फ्री, फिर उसको लगा दिए 400, अब हो गया कितना 1050 नहीं 1100 से ऊपर, 1100 के ऊपर। ये है इनके वचन और जो कहते हैं वो बातें। फिर 300 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्री देने का, 10 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस का, 3000 इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का,
और फार्मर्स लोन 3 लाख रुपए तक माफ करने का, और ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ओल्ड स्पेन एम्प्लॉयज के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम जो लागू हो गया दूसरे हमारे राज्यों में, वो करेंगे। फिर हम 10 लाख जॉब क्रिएट भी करेंगे, सरकारी जॉब भी भर्ती भी करेंगे, करके 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम भी हम अपने 5 साल में करेंगे। केजी से लेकर पीजी तक गर्ल्स एजुकेशन में हम फ्री करेंगे, और कोरोना के वक्त जो जिनकी कम से कम 4 लाख लोग अपना जीवन उस डिसीज में समर्पित किया, उसके लिए उनको 4 लाख रुपए कंपेंसेशन देने का हमने किया। और मिल्क सब्सिडी 1 पर लीटर सब्सिडी देने का हमने ऐलान किया है। ऐसे चंद आश्वासन हम दे रहे हैं, और आश्वासन हम जो भी देंगे उसको निभाएंगे भी। हमने पहले बोला था फूड सिक्योरिटी एक्ट ला के गरीबों को दे, लोग कहते थे कैसा देंगे, लेकिन हमने दिया। और उसी नरेगा के लिए बोलते थे ये तो लूट है, वो है, और वही नरेगा को आज कोविड में उन्होंने उसका फायदा उठाया का हमने किया। जो वायदे हमने किए उसको पूरा करने की कोशिश किए हैं, और ये भी हम करेंगे। और ये गुजरात का जो गांधी जी का गुजरात है, इसमें हम जो कहते हैं वो करते रहेंगे, और उनके आशीर्वाद से ये इलेक्शन भी हम जीतेंगे और जीत के दिखाएंगे, मेरा ऐसी आशा करता हूं। और आपको आखिरी में ये कहता हूं कि आज डॉक्टर जयनारायण व्यास जी, समीर व्यास जी, इन्होंने हमारे पार्टी को ज्वाइन किया, और इन उसूलों को देखकर, और जितने भी पुराने नेता हैं उनको कहीं ना कहीं गांधी जी का झलक, क्या बोलते, टच हुआ है। और खासकर जयनारायण व्यास जी ये बहुत इकोनॉमिस्ट एक्सपर्ट्स हैं और विजन वाले नेता है। उन्होंने बीजेपी छोड़कर आज कांग्रेस में ज्वाइन हुए, मैं उनका वेलकम करता हूं। और जो कुछ भी वो अब चुनाव में भी तो काम करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी उनका जो भी मार्गदर्शन होगा समय समय पे हम लेते रहेंगे। बस इतनी बात मैं कहता हूँ।